नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपके पास फिर से स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंट कर रहे थे। इन्वायरमेंट का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। मेरा एक यूपी पीसीएस 2025 का टारगेट 50 बैच चल रहा है। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। ये पेड बैच है और इसमें प्री प्लस मेंस पूरी प्रिपरेशन है और इसमें केवल 50 बच्चे हैं। अब तक इसके अंदर टोटल 9 बच्चे ऐड हुए हैं। ये 50 के बाद ये बैच क्लोज कर दिया जाएगा। आप जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो को या तो लाइक या डिसलाइक जो भी आपको लगे किया करिए, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कमेंट करने में दिक्कत होती हो तो लाइक या डिसलाइक जरूर किया करिए। देखिए, इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। इसके बाद और इसके टोटल 13, मतलब 13 और 3 16, मतलब 16 लेक्चर में इन्वायरमेंट हमारा खत्म। अगर देखा जाए तो मोटा मोटी अधिकतम ये 4 घंटे की वीडियो सब मिला के होंगे और 4 घंटे में आपके इन्वायरमेंट के जो 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में, 12 या 13, ठीक, ये 12-13 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। उसके पहले महत्वपूर्ण बात, अब तक के 2 लेक्चर में हम लोगों ने पहले लेक्चर में बेसिक्स के बारे में जाना था एनवायरमेंट, और नंबर 2 में हम लोगों ने जैव विविधता को पढ़ लिया था। आज भी हम लोग बेसिक में ही कुछ अलग चीज़ों को करेंगे, मतलब हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो केवल पेपर में आता है। तो देखिए, आज हम जो करने वाले हैं उसके बारे में जान लें। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र और परितंत्र, ये आपको मैं दोनों करा चुका था। तो मैंने आपको पहले जो बताया था कि देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, यानी हमारा जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम हमारा एक ओपन सिस्टम है। इकोसिस्टम हमारा एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां से एनर्जी, मतलब जहां पे एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर होता रहता है। मतलब एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में ट्रांसफर होता है, इसलिए इकोसिस्टम को ओपन सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में ट्रांसफर होती रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का 71% भाग क्या है, जल है। यानी अगर सबसे बड़ा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है तो क्या, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, और ये विश्व के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको सुन सुन के चीजें याद हो जाएं। अब चलिए हम अपने अगली चीजों जान लेते हैं। देखिए, हमें 3 चीजें जानना जरूरी है: जीवमंडल, आवास और बायोम। जीवमंडल मतलब बायोस्फीयर। तो देखिए, जीवमंडल क्या, पृथ्वी का वह हिस्सा होता है जहां पे जीवित प्राणी पनपते और जीवित रहते हैं। अर्थात यह ग्रह का वह हिस्सा है जो जीवन को बनाए रख सकता है। मतलब जहां पे जीवन है वहां पे जीव मंडल है, जहां पे जीवन है वहां पे जीव मंडल है। पृथ्वी की जो है, देखिए कौन कौन से हिस्से जीवमंडल में आते हैं। तो देखिए, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। मैंने आपको बताया कि जलमंडल हमारा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जो 71% भाग पर फैला हुआ है। ठीक, लेकिन इन तीनों में सभी चीजें जीवित नहीं रह सकती। मतलब वे भाग जहां पे जीव पाए जाते हैं सामूहिक रूप से जीवमंडल कहलाते हैं। यानी जहां पे जीव पाए जाएंगे वो जीवमंडल कहलाएगा। यानी जीवमंडल एक ऐसा शब्द है जो पृथ्वी पर मौजूद सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को शामिल कर सकता है। इसलिए इसमें निर्जीव तत्व जैसे सूर्य का प्रकाश और पानी और जीवित दोनों शामिल होते हैं। यानी जीवमंडल में सभी शामिल होते हैं। प्रश्न आता है कि जीवमंडल में क्या क्या शामिल नहीं है। तो जीवमंडल में निर्जीव और सजीव दोनों शामिल होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, कई बार वो ऐसे पूछेगा आपसे आयु, या फिर पूछेगा सूर्य का प्रकाश दे देगा आपसे, सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी या ये सभी। तो जीवमंडल में ये सब शामिल होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन मत रखिएगा। देखिए, ये एक फिगर है, इसको समझ। देखिए, ये हमारा जीवमंडल है, मतलब हाइड्रोस्फीयर, ये हमारा पृथ्वी वाला हिस्सा है, और ये हमारा ये वाला हिस्सा है। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, जीवमंडल, यानी बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर जो हमारा है, जैसे देखिए ये हमारा जीवमंडल, ये हमारा स्थलमंडल और ये हमारा वायुमंडल। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, जीवमंडल। अब देखिए, जीवमंडल की संरचना क्या होती है। तो देखिए, जीवमंडल को मुख्य रूप से पृथ्वी के चारों ओर के संपूर्ण जीवन और जीवित जीवों के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। अब देखिए, इसके कुल 5 स्तर होते हैं। पहला हमारा बायोम होता है, दूसरा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तीसरा हमारा प्रजातियों का समुदाय है, चौथा हमारा जनसंख्या होता है और 5वां हमारा जंतु होता है। अब एक एक करके सबको जान लेते हैं। देखिए, बायोम क्या है। तो बायोम हमारा क्या है, विशाल जीवमंडल को बायोम के बड़े भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे टुंड्रा, घास के मैदान, जंगल, रेगिस्तान और जलीय बायोम। मतलब बायोम के ये कुल 5 भाग हैं। मतलब जीवमंडल को टोटल 5 बायोम में विभाजित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या है कि देखिए, वो जिसमें जैविक और अजैविक, मतलब जैविक और अजैविक दोनों आते हैं। यानी ऐसा तंत्र जिसमें जैविक भी हो अजैविक भी हो, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जैविक समुदाय और भौतिक पर्यावरण से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें जैविक और अजैविक दोनों कार्य शामिल होते हैं। जीवित चीजें और उनका भौतिक पर्यावरण एक इकाई के रूप में कार्य करते रहते हैं। अब देखिए, इसके बाद हमारा आता है प्रजातियों का समुदाय। देखिए, प्रजातियों का समुदाय मतलब क्या होता है कि अगर एक जीवमंडल है, चाहे उसमें स्थलमंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रजातियां रहती हैं। वो प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रजातियां नहीं है तो उस मंडल की कोई महिमा नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मछली हो तो ये जीवमंडल पाई जाएगी,
जैसे मानव हो तो मानव हमारा स्थल मंडल में होगा, घास के मैदान भी हमारे कहाँ पे होंगे तो स्थल मंडल में होगा, जैसे गैसें हमारे तब कहाँ पे होंगी तो सब सबके सब क्या होंगे वायु मंडल में होंगी। यानी कि जैविक समुदायों को एक विशेष क्षेत्र जिसमें समय में सह अस्तित्व में रहने वाले परस्पर क्रियाशील जीवों को या तो एक ही या विभिन्न प्रजातियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्थल मंडल है और स्थल मंडल पे हमारा वायुमंडल भी रहेगा, क्योंकि अगर वायु ना रहे तो कोई भी जीव रहेगा ही नहीं। अब आता देखिए जनसंख्या। तो जनसंख्या क्या है कि किसी विशेष प्रजाति के सभी सदस्य जो एक ही आवास में रहते हैं उन्हें जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या का आकार कुछ सदस्यों से लेकर 1000 सदस्यों तक भिन्न हो सकता है। तो देखिए जनसंख्या का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी मंडल को ले लें, उस मंडल में वहाँ पे रहने वाले जीवों की संख्या है। अब ये जीव समान भी होंगे, विभिन्न भी होंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए बकरी हैं तो कुल बकरियों की जनसंख्या ली जाएगी, यहाँ मगरमच्छ ले लिए जाएँ, यहाँ जैसे मान लीजिए टिड्डे ले लिए जाएँ, यहाँ मानव ले लिए जाएँ, इन सबकी अपनी अपनी जनसंख्या होगी। तो ये जनसंख्या मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे जीवमंडल को बनाएंगे। अब देखिए जीव क्या है, जीव जंतु जीवमंडल की जीवित इकाई है। अब देखिए जैसे है क्या, ये कैसे देखिए, ये इंडिविजुअल एरिया है, मतलब यहाँ पे केवल केवल ये वाले जंतु पाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बारहसिंगा, अब यहाँ पे मान लीजिए इनका पॉपुलेशन होगा, मतलब ये एक व्यक्ति है, जब ये बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा, इनकी जनसंख्या बनेगी। जनसंख्या से क्या बनेगी, इनकी अपनी एक कम्युनिटी बनेगी। जब कम्युनिटी बनेगी उनका अपना एक इकोसिस्टम होगा। जब इकोसिस्टम से क्या बन जाएगा, बायोम। अब पूरे बायोम को जब मिलाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर। तो देखिए कई बार क्या होता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देता है आयोग और कहता है इसको क्रम में लगाइए। तो क्रम में लगाने का देखिए दो तरीका होता है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। तो सबसे छोटा क्या होता है, इंडिविजुअल, ठीक। उससे बड़ा क्या होता है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बड़ा कम्युनिटी, कम्युनिटी से बड़ा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बड़ा बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। इसको आप याद ऐसे कर लीजिएगा, देखिए आईपीसी, आईपीसी ईबी, ठीक, मतलब आईपीसी इंग्लैंड बोर्ड, ठीक। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ये ऑर्डर होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक। मतलब ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। अब आते देखिए जीव मंडल का महत्व क्या होता है। तो देखिए जीव मंडल जीवित जीवों के स्वस्थ जीवन और उनकी अंतःक्रियाओं के बीच संबंध है। यानी जीव मंडल में होने वाला छोटा सा परिवर्तन जीवित जीवों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है, ठीक। यह संबंध जीव मंडल को हर जीवित चीज के लिए महत्वपूर्ण बनाता है और इनमें से कुछ सूचीबद्ध है। जैसे मान लीजिए हम स्थल मंडल पर रहते हैं, अब स्थल मंडल पे क्या हो, गर्मी बहुत पड़ने लगे। देखिए जब गर्मी बहुत पड़ेगी तो इसका प्रभाव जो है पृथ्वी पर रहने वाले स्थल मंडल पे जो सभी जीव जंतु हैं सब पर पड़ेगा, सभी पर पड़ेगा और बराबर पड़ेगा। अब देखिए बराबर पड़ेगा मतलब क्या है, जैसे सूर्य की जो रोशनी हमको मिल रही है वो सबको बराबर मिल रही है, वो चाहे मुझे मिल रही हो, चाहे आपको मिल रही हो, चाहे एक बाघ को मिल रही हो, लेकिन इसका प्रभाव जो होगा वो अलग अलग होगा। ये बात याद रखिएगा लाइन, सबको मिलेगी बराबर लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए पृथ्वी पर जीवन को बढ़ावा देना जीवमंडल का मुख्य कारण और महत्व यह है कि पृथ्वी पर जीवन को बढ़ावा देता है। अब देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के, देखिए जीवमंडल पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करता है। तो जीवमंडल का महत्व यह है, भोजन या कच्चा माल उपलब्ध कराना। प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इस प्रकार जीवमंडल विभिन्न जानवरों और पौधों को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये मेंस के पर्पज में आपको लिखने को मिल सकता है, ठीक है। पीटी में इसका महत्व कम है। अब आते हैं बायोम, ये पीटी का मैटर है। देखिए बायोम क्या है, तो बायोम विशिष्ट पौधों और पशु समूहों का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें विशेष वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। ये रट लीजिएगा बायोम क्या है, तो बायोम विशिष्ट पौधों और पशु समूहों का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब इसके अंदर जीव भी होंगे और जंतु भी होंगे, ठीक। उसको हम बायोम बोलेंगे। देखिए अधिकांश स्थलीय बायोम प्रमुख वनस्पति जीवन द्वारा परिभाषित होते हैं। वनस्पति जीवन आंशिक रूप से किसी क्षेत्र में जलवायु द्वारा निर्धारित होता है और जलवायु को अक्षांश और भूगोल से कई कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब बना लीजिए, ये लाइन हमारी इक्वेटर है, तो हम जानते हैं कि जो अब देखिए ये हमारा 5 डिग्री, ये हमारा 13.5 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री, यहाँ हमारा 13.5 डिग्री, आप एक 10 डिग्री बना लीजिए। देखिए जो अधिकतम जनसंख्या जो निवास करती है पृथ्वी पे ये 23.5 से लेकर इस 23.5 के बीच में, और उसमें भी जो सबसे अधिकतम जो जीव पाए जाएंगे इस 10 डिग्री से लेकर इस 10 डिग्री के बीच में पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जीवन की स्थितियां सबसे अनुकूल होती हैं। लेकिन जैसे ही आप इक्वेटर लाइन से, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जीवों की संख्या भी क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। और ऐसे ही आप यहाँ से भी नीचे आएंगे तो जीवों की संख्या क्या होगी, देखिए जीवों की संख्या भी घटेगी, मतलब वहाँ वनस्पतियां भी घटेंगी। सबसे अधिक जीव जंतु वनस्पति ये जो 10 डिग्री का जो एरिया है इस 10 डिग्री में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीवन रहने की जो स्थितियां होती हैं वो सामान्य होती हैं। देखिए बायोम का वितरण पर्यावरणीय परिस्थितियों से निर्धारित होता है, जो प्रमुख प्रजातियों को सहारा देने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। नमी और तापमान आमतौर पर स्थलीय बायोम के वितरण पर सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव डालते हैं। अब देखिए बायोम क्या है, तो बायोम भूमि के बड़े क्षेत्र हैं जो समान जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन साझा करते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में किसी प्रकार का बायोम मौजूद है यह निर्धारित करने वाला सबसे बड़े कारकों में से एक है जलवायु। देखिए जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन होगा, कहाँ पे कौन नहीं होगा। देखिए तापमान और वर्षा का स्तर पर्यावरण को आकार देने में
और निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब जैसे देखिए इनको क्या है कि विभिन्न जैसे बायोम के प्रकार देखिए, वन बायोम, चारागाह बायोम, रेगिस्तानी बायोम, टुंड्रा बायोम, जलीय बायोम। देखिए वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वन सबसे अधिक कहाँ मिलेंगे, हमारे इक्वेटर वाले एरिया मिलेंगे। चारागाह बायोम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, रेगिस्तान बायोम और ऊपर। मैं आपको एक ही चीज क्लियर करता हूँ। देखिए देखिए अब वन बायोम में अलग अलग प्रकार होंगे, तो इसमें कौन कौन से वन होंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे, शीतोष्ण वन होंगे, टैगा वन होंगे, चैपरल होंगे। चारागाह में कौन कौन से होंगे, तो सवाना घास के मैदान होंगे, शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। रेगिस्तानी बायोम में गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। टुंड्रा बायोम में आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, टुंड्रा और हिमालय हिमशिखरों के बीच टुंड्रा और बर्फ की चोटियां। देखिए जलीय जीवों में तो क्या होंगे, मीठे पानी के बायोम, समुद्री या महासागरीय बायोम। अब देखिए ये पिरामिड है, इस पिरामिड से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपने देखिए पिरामिड समझ लिया, तो आपने आज की पूरी कहानी को समझ लिया। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए स्थल पे हैं, तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे हम स्थल से, ये कोल्ड होता चला जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ से जब हम मतलब ये जब इस पॉइंट पर चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हॉट है, सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे हो रही है। ठीक, और देखिए यहाँ पे सबसे कम वर्षा हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डेजर्ट हो गया। ठीक, अब जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से, देखिए रेन फॉरेस्ट, ठीक, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सगलैंड, सवाना और डेजर्ट, ये इसका ऑर्डर हो गया। देखिए यहाँ से डेसिडियस फॉरेस्ट, चैपरल, ग्रासलैंड, डेजर्ट, मतलब टेम्परेट जोन में, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसके ऊपर चलेंगे आप तो सब पोलर, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, ये मिलेंगे। इसके ऊपर आपको टुंड्रा इधर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए आप गीले से सूखे की तरफ चल रहे थे, ड्राई की तरफ। तो रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेन फॉरेस्ट, एक मिनट, संगलैंड, सवाना और डेजर्ट, ये सब चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए रेगिस्तानी बायु में भी जो होते हैं अलग अलग प्रकार होते हैं, अच्छे तो हम लोग कर चुके हैं। देखिए ये जो है टोटल इसके बारे में बेसिक थी। अब इसमें कुछ कुछ बातें जो हैं वो आप जान लीजिए जो पेपर में आती हैं। वो बातें क्या क्या हैं कि जैसे देखिए मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो पेपर के लिए है। देखिए यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है, यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है, यूकेलिप्टस का जो पौधा, सॉरी एक मिनट, यूकेलिप्टस का जो पौधा है उसको पर्यावरण शत्रु बोलते हैं, यानी पर्यावरण का शत्रु बोला जाता है। ठीक, गहन पारिस्थितिकी एक वर्ड है, गहन पारिस्थितिकी, जिसको डीप इकोलॉजी बोला था अंग्रेजी में, गहन पारिस्थितिकी। इस शब्द की उत्पत्ति मतलब शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है अर्नीज नेस ने किया था, अर्नीज नेस ने किया था। कब किया था, तो 1973 में किया था। ये पेपर में पूछा जाता है। देखिए पारिस्थितिकी नीचे, पारिस्थितिकी नीचे, पारिस्थितिकी नीचे जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीनले ने किया था। किसने किया था, ग्रीनले ने किया था। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए स्थिर जल के आवास को जो होते हैं, मतलब जहाँ पे जल स्थिर होगा, जहाँ पे जल स्थिर होगा, तो स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लैंटिक आवास बोलते हैं। ठीक, जैसे अब इसका एग्जांपल आप ले लीजिए तो क्या होगा, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, तालाब ले लीजिए इसमें आ जाएगा, झील आ जाएंगे, जलाशय आ सकता है। ठीक, मतलब जहां पे पानी लौट नहीं रहा है। ठीक, ये महत्वपूर्ण बातें थी आज के लेक्चर की। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और 4 नंबर पर हम लोग बताएंगे। देखिए लगातार 15 दिन के अंदर इसको खत्म मैं कर दूंगा और आपको पेपर जब 27 अक्टूबर को होगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं वीडियो में दिखा भी दूंगा, तो आप इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और प्लीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक या डिसलाइक जरूर किया। फिर ये मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक सूचना और, जो 10 मिनट हिस्ट्री वाला जो वीडियो है वो शाम को आएगा, 10 मिनट हिस्ट्री का जो वीडियो है वो शाम को आएगा।